नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कार्यपालिका होती है वो कैसे प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखती है। हालांकि माना ये जाता है कि प्रशासन जो है वो काफी हद तक कार्यपालिका का ही हिस्सा है, लेकिन किस प्रकार से कार्यपालिका ही प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखती है, ये आज इस वीडियो का मेन टॉपिक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ इस चैनल पर लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस आपको हिंदी भाषा में मिल जाएंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी वीडियोस हैं इससे पहले अपलोड हो चुके हैं या आने वाले वीडियोस हैं, बिल्कुल शुरू से अंत तक देख डालिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लोक प्रशासन पर कार्यकारिणी का नियंत्रण या जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वो कैसे है। देखिए किस तरीके से होता है उसको समझिए आप। मेन ये मुख्य कार्यकारी के द्वारा होता है। मुख्य कार्यकारी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव या उच्च अधिकारी या मुख्य अधिकारी के द्वारा भी हम कहते हैं। संसदीय प्रणाली में सरकार में मुख्य अधिकारी केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। वास्तविक अधिकार तो मंत्रिमंडल में ही निहित होता है। मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट सामूहिक रूप से तथा प्रत्येक मंत्री अथवा एक या दो विभागों के व्यक्तिगत कार्यकारी के रूप में व्यवस्थापिका के प्रति अपने विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसको समझते हैं क्या कुछ इन्होंने बताया। देखिए भारत में जो मैं कार्यकारी की बात करती हूँ, उच्चाधिकारी की बात करती हूँ भारत के हिसाब से, तो वो है हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये सिर्फ नाम के हैं, नाम मात्र के हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी काम करते हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है। मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। इस मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो मंत्री होते हैं, यानी कि जो राजनीतिक कार्यकारी होते हैं, वो लोग यहाँ के मंत्रिमंडल के अधिकारी हैं, मंत्रिमंडल के हिस्सा बनते हैं। एक तरीके से समझिए, मान लीजिए अनेक प्रकार के मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, रक्षा मंत्रालय है। तो उन सब के मंत्री मंत्रिमंडल का या मंत्री परिषद का हिस्सा होंगे। अब मान लीजिए गृह मंत्रालय की हम बात करते हैं, तो गृह मंत्री जो होगा वो अपने मंत्रालय के प्रति इस मंत्रिमंडल के को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, और मंत्रिमंडल ये इंश्योर करेगी कि ये जो पर्सन है ये कहीं पर भी अपने पद का या अपने इसके जो प्रशासन हो रहा है, पूरी प्रशासनिक कार्यपालिका चल रही है, उसमें कोई गड़बड़ ना हो रही हो। अगर अभी भी समझ में ना आया तो मैं ये मंत्री के अंडर और क्या क्या चीजें होती है वो बात करते हैं। मान लो गृह मंत्रालय की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। गृह मंत्रालय में एक होगा मंत्री और होगा सचिव। ठीक है, अब ये इस तरीके से जाएगा, ये पूरा इनके अंडर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा। सचिव मान लो यहाँ पर बैठा है, फिर उप सचिव हैं और भी बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, उस तरीके से काम करता है। मंत्री के अंडर भी ये स्ट्रक्चर फॉलो होती है। कैसे? मान लो मंत्री है, फिर कई जो है वो राज्य मंत्री भी होते हैं, कई उप मंत्री भी होते हैं, कई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी होते हैं। तो इस तरीके से ये चलती है। ये है क्या? ये है तो कार्यपालिका ही। अब जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको ये चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर ना हो, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन इसके अंदर क्रिएट होती है। तो लास्ट में मैंने जो आपको ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के बारे में बताया था ना, वो टॉपिक पढ़िए। और दूसरा, जब आप भारतीय प्रशासन में मंत्रालय, विभाग और इनके बारे में पढ़ोगे, तब जाकर के चीज और भी क्लियर होती जाएगी। बट अभी के लिए जितना बताया जा रहा है उस चीज को ध्यान में रखिए कि एक जो मंत्रालय है वो एक प्रकार का संगठन है। वहां पे राजनीतिक जो अधिकारी होता है उसको मंत्री कहते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको सचिव कहते हैं। अब राजनीतिक अधिकारी जो है वो मंत्री परिषद का जो है वो मेंबर होता है। और मंत्री परिषद किसके अंडर आती है? राष्ट्रपति के अंडर आती है। पहली बात तो ये। और दूसरा, इस मंत्री परिषद का लीडर कौन होता है? वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। काफी हद तक ये कहा जाता है कि जो मेन एग्जीक्यूटिव है नाम मात्र का, वो तो है राष्ट्रपति, और एक्चुअल में रियल पावर जिसके पास है वो मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के पास होती है। उम्मीद करती हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। नाम मात्र का इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो सारा मंत्री परिषद के कहने पर ही
किया जाता है। तो मुख्य आपको लगेगा देख करके कि जो मुख्य कार्यकारी है वही उस चीज को कंट्रोल कर रहा है। अब ये चीजें हमने समझी। अब हम देखेंगे, जैसे इयन ग्लैडन कहते हैं कि लोक अधिकारी पर कार्यकारिणी 3 प्रकार के महत्वपूर्ण तरीके से नियंत्रण करती है। पहला, जो मंत्रालय होता है उसका राजनीतिक निर्देशन, मंत्री सचिव को बताएगा क्या करना है, राजनीतिक निर्देशन। राष्ट्रीय बजट व्यवस्था, बजट जब पास होगा तो वो भी क्या एक प्रकार का कंट्रोल है। अब ये जो मंत्री होता है ना, इस मंत्री की हमने बात करी, ये विधान पालिका का भी मेंबर होता है और ये कार्यपालिका का भी है। तो ये जब बजट बनेगा तब यही सामने आएगा, और जब इस पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से जवाबदेही तय होगी तो मंत्री से ही संसद सवाल पूछेगी। ओके, तो 3 प्रकार से होता है, राजनीतिक निर्देशन, बजट, और तीसरा होता है एक स्वतंत्र अभिसत्ता द्वारा भर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके मुख्य नियंत्रण और अन्य रूपों पर विचार करेंगे। पहला समझते हैं नीति द्वारा नियंत्रण, यानी कंट्रोल बाय पॉलिसी या कंट्रोल थ्रू पॉलिसी। देखो, नीति निर्धारण, पॉलिसी बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमेरिका में मुख्य अधिकारी ही प्रशासनिक कार्यवाही की सामान्य नीति निर्धारण करता है, लेकिन भारत में जो संसदीय सरकार है वहां पर ये काम राष्ट्रपति के पास न होकर के किसके पास आ जाता है, मंत्रिमंडल के पास आ जाता है। मंत्रिमंडल नीति निर्माण करती है और साथ ही साथ प्रशासन को निर्देश भी देती है। ठीक है, तो ये हुआ नीति द्वारा नियंत्रण। दूसरा आ जाता है बजट द्वारा नियंत्रण, बजट व्यवस्था। ये कैसे होता है, देखिए, कार्यकारी अधिकारी ही बजट तैयार करता है और आय का साधन निर्धारित करता है कि मान लीजिए गृह मंत्रालय है तो इसको पैसा कैसे मिलेगा, बजट के थ्रू मिलेगा, फिर आगे कैसे काम करना है वो सारा तय होता है, और विभागों को कितना खर्च मिलेगा उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बातचीत होती है। तो जो पैसा है, जो पैसे को कंट्रोल कर सकता है वो ये इंश्योर करेगा कि कहीं पर भी संसाधनों का दुरुपयोग ना हो रहा हो। फिर होता है कंट्रोल थ्रू रिक्रूटमेंट सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर हम जब बात करते हैं विधान पालिका की, तो विधान पालिका के जो मेंबर्स होते हैं वो चयनित होते हैं, माफ कीजिएगा, चुनाव द्वारा आते हैं, उन जनता उनको चुन करके भेजती है। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो एग्जाम क्लियर करके उनकी भर्ती होती है, फिर वो प्रशासन का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी उनके लिए सामान्य नियम निश्चित करते हैं, साथ ही साथ जो किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी वो सारा काम भी मुख्य कार्यकारी के द्वारा ही एक प्रकार से किया जाता है। फिर आता है कार्यकारी कानून निर्माण द्वारा नियंत्रण, एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग। देखिए, कानून निर्माण ये एक प्रकार से, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था प्रत्यायोजित कानून, वो क्या होता है, मान लो कानून बनाने की पावर, शक्ति किसकी थी, अधिकार था संसद का, वो अधिकार संसद ने खुद न रख करके किसको दे दिया, प्रशासन को दे दिया। तो प्रशासन के पास ये अधिकार जो है, उसके तहत अगर प्रशासन कोई कानून बनाता है तो उसको प्रत्यायोजित कानून कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो ये भी एक नियंत्रण का दूसरा रूप होता है। कैसे, विधान पालिका ने जो कानून बनाया वो एक प्रकार का ढांचा या कंकाल की भांति होता है, जो विस्तृत रूप है, विस्तृत नियम बनाने का काम कार्यपालिका का ही होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ राष्ट्रपति जैसे हैं तो उनको अध्यादेश जारी करने का, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार होता है, और वो कई बार इतने शक्तिशाली होते हैं, अगर आप अध्यादेश की देखो तो कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऑल्दो उनके पास पावर्स है कि वो विधान पालिका यानी संसद द्वारा पारित किए गए नियमों के बराबर ही शक्ति रखते हैं, बट कई बार वो इस तरीके के भी लेके आते हैं जो आपके राजनीति के हिसाब से या पूरा का पूरा जो आपका प्रशासन है उसके हिसाब से बहुत अहम रखते हैं। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा इसका क्या महत्व है, ये चीजें उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक चीज और है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, कई बार आंतरिक जो है वो भी नियंत्रण किया जाता है, जैसे बजट प्रक्रिया। ठीक है, जैसे उच्चाधिकारी जो होता है वो क्या करता है, अपने कर्मचारियों से सवाल जवाब करता है। कई बार मान लो किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन आई है, वो सुनने का काम भी उच्चाधिकारी का है। तो ये सवाल जवाब पूछना और ये इंटरनल फंक्शनिंग जो है वो काफी हद तक आंतरिक नियंत्रण में ही आती है। कि नियंत्रण का महत्व क्या है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का, देखिए, अब विधान पालिका जो कानून बनाती है, जिस प्रकार से कंट्रोल करती है, वो कुछ समय के लिए होता है। बजट बन गया, बजट तो साल में एक बार बनता है, बाकी के 300 मान लो 64 दिन वो लोग क्या करेंगे, एक महीना लग जाता है बजट बनने में, बट बाकी वो क्या करेंगे, संसाधन उनके पास हैं। और काफी हद तक हम जब कहते हैं मंत्री,
तो मंत्री भी सचिव की सलाह पर ही चलता है, सचिव उनको सलाह देता है तब जाकर के मंत्री काम करता है नीति निर्माण में और उनमें। तो एक तरीके से आप देखो तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं और यहाँ पर इनके द्वारा किया गया नियंत्रण वास्तव में होता है। एक अच्छा बजट स्टाफ और एक अच्छा कार्मिक कार्यालय लोगों को स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में एक न्यायालय की तुलना में अच्छा काम करता है। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मंत्री को ये शक्तियां दी गई हैं, अधिकार दिए गए हैं कि वो पूरे प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। तो लेकिन उनका व्यवहार जो है वो सही होना चाहिए अपने स्टाफ के प्रति, ताकि विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपना काम कुशलता से कर पाए। मंत्री सदा नौसिखिया होता है, कारण क्योंकि वो 5 साल के लिए आता है, 5 साल के लिए आता है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लंबे टाइम से वहां पे काम कर रहे हैं, तो विशेषज्ञ होते हैं वहां पर। और इसीलिए सचिव पर उनको काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है, जो प्रशासन के कार्य में एक विशेषज्ञ होता है। तो जरूरी है आपस में कंट्रोल रखना और ये जो चीजें हैं वो इंश्योर करना। ठीक है, यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। ये हमारी कांटेक्ट डिटेल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767 पे, या व्हाट्सएप करना चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अच्छा, कांटेक्ट करेंगे क्यों? अगर मान लो आपको ये नोट्स खरीदने हैं या फिर आपको जो है वो पूरा कोर्स लेना है लोक प्रशासन का ही हिंदी में, यूपीएससी पीसीएस और नेट के लिए, इंग्लिश में भी डेफिनेटली अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। इसके अलावा आप मेंटरशिप अगर मान लीजिए चाहते हैं, आपको लोक प्रशासन से संबंधित चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या आपका कोई सवाल है जो मन में खटक रहा है प्रशासन से संबंधित, तो बिल्कुल आप जो कॉन्टेक्ट दिया गया है उसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए, और एक चीज और, नोट्स जो है वो काफी डिटेल में बनाए गए हैं। हम जो लेक्चर्स में मटेरियल यूज कर रहे हैं, आपको नोट्स उससे कहीं ज्यादा डिटेल में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।